बलूचिस्तान में मुनीर सेना पर बलूच लड़ाकों के हमले लगातार जारी हैं। सबसे ताजा हमले में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के 29 जवानों को मौत के घाट उतार दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने दो अलग अलग जगहों पर आईडी अटैक कर 29 पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया। एक के बाद एक सफल हमलों के बाद बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी की कमर तोड़कर रख दी है। बीएलए के कहर से बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी में हड़कंप मचा हुआ है। पिछले 6 महीनों में 286 हमले बीएलए की तरफ से किए गए हैं, जिसमें 677 पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। अब भले ही बलूच लड़ाकों के टारगेट पर मुनीर की सेना हो, लेकिन हकीकत यह भी है कि इन ताबड़तोड़ हमलों के जरिए पाकिस्तान के हुक्मरानों को सीधा और साफ संदेश दिया जा रहा है कि बलूचिस्तान की आज़ादी तक यह संघर्ष जारी रहेगा और पाकिस्तानी सेना को लगातार इसकी कीमत चुकानी होगी। बलूच इस बात पर अड़े हुए हैं कि या तो हमें आज़ादी दो, वरना हम इसी तरीके से पाकिस्तानी फौज का, पाकिस्तानी सेना का संहार करते रहेंगे। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बता दूं, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के जनरल मुनीर को बीएलए ने धमकी दी है। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि आज़ादी मिलने तक आर्मी के खिलाफ हमारा यह ऑपरेशन जारी रहेगा। पाकिस्तानी सेना पर बीएलए लगातार और ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। सेना की कार्रवाई के जवाब में बीएलए अटैक्स कर रहा है। बीएलए का यह कहना है कि सेना अपनी दमनकारी नीति से बाज नहीं आ रही है। बलूच लोगों को जबरदस्ती मारा जा रहा है। बलूच महिलाओं, लड़कियों को अगवा किया जा रहा है। बलूचों के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो नेता हैं, उन्हें अगवा किया जा रहा है। महरंग बलोच का भी इसमें जिक्र किया गया था और साफ तौर पर यह बीएलए की तरफ से कहा गया है कि जब तक पाकिस्तान का रवैया बलूचिस्तान के लिए जारी रहेगा, तब तक बीएलए के हमले भी पाकिस्तान पर ऐसे ही जारी रहेंगे। हम ऐसे ही पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतारते रहेंगे। उन्होंने सीधा और स्पष्ट संदेश दिया है कि हमें आज़ादी चाहिए पाकिस्तान से, और जब तक पाकिस्तान से स्वतंत्रता हमें नहीं मिलेगी, हम पाकिस्तानी फौज को ऐसे ही मारते रहेंगे। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर लगातार बीएलए हमलावर है और कई बड़े अटैक्स को बीएलए अब तक अंजाम दे चुका है। 1 जनवरी से 30 जून तक का डेटा मैं अगर आपको बताऊं तो इस दौरान, यानी कि इसी साल 1 जनवरी से 30 जून, पहले 6 महीने में 286 अटैक्स बीएलए की तरफ से किए गए। 123 बॉम्ब धमाके बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हैं और इस बीच 10 स्पेशल ऑपरेशंस भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ चलाए गए हैं, जिनमें से 3 सुसाइड मिशन थे। इन मिशन में 58 एजेंट पाकिस्तानी सेना के मारे गए, 290 सैनिकों को गिरफ्तार किया बीएलए ने और 677 जवानों की, पाकिस्तान के फौजियों की मौत हुई है बीएलए के इन अटैक्स में। यह डेटा सामने आया है साल 2025 के पहले 6 महीने का डेटा। आप देखिए कि 180 दिनों में 677 पाकिस्तानी जो जवान हैं वो बीएलए ने मार गिराए हैं। किस तरीके से बीएलए लगातार हमलावर हो रहा है, अटैकिंग हो रहा है, यह देखना होगा। 6 महीने के दौरान 677 लोगों को बीएलए की तरफ से मारा गया है। आप अंदाजा लगाइए कि हर महीने 115 के आसपास पाकिस्तानी फौजी पिछले 6 महीनों के दौरान बीएलए ने मारे हैं। 286 अटैक्स किए हैं, कई बॉम्ब हमले भी किए गए। अभी रिसेंट में जो अटैक हुआ है उसमें भी आईईडी का इस्तेमाल किया गया था, जब धमाका किया गया और 29 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, और अरविंद सिंह तेजावत जी, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेजर शाह, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। कल फिर अटैक हुआ बीएलए की तरफ से, इसमें 29 पाकिस्तानी फौजी मारे गए और सीधा स्पष्ट संदेश बीएलए की तरफ से दिया है, या तो हमको स्वतंत्रता दे दो, या तो हमको आज़ाद मुल्क जो हम मांग रहे हैं आज़ादी दे दो, वरना हम ऐसे ही मारते रहेंगे और ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा। हम इसके लिए तैयार हैं। मेजर शाह, मुझे लगता है कि शायद मेजर मोहम्मद अली शाह को मेरा ऑडियो नहीं जा रहा। ये सवाल लेकर अरविंद सिंह तेजावत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। लगातार अटैक्स हैं, हम कितनी बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अटैक्स की फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ती है और हर बार बहुत नुकसान, ज्यादा नुकसान पाकिस्तानी सेना को उठाना पड़ता है। रोहित साहब, ये बात तो सही है कि वहां बलूचिस्तान में बहुत ही ज्यादा अनरेस्ट है और अनरेस्ट होना वाजिब है। वाजिब इसलिए है कि दरअसल उनके जो इंसानी हकूक है उनको, उनकी परवाह नहीं की जा रही है। जो उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन सब का वायलेशन हो रहा है। वहां पे जो वहां के लीडरान हैं उनका अपहरण कर दिया जाता है और उसके बाद में कई लंबे टाइम तक खबर नहीं मिलती है और उसके बाद में फिर अचानक से पता चलता है कि वो मारे गए हैं
या जो पुलिस ने जो किया, उनको पूछताछ में इतना ज्यादा सख्ती बरत ली कि वो आखिर में मर ही गए। तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं। दूसरी बात ये कि जितना उनका जो रिसोर्सेज हैं, वो भी पाकिस्तान के जो खासकर जो वहाँ का जो अमीर तबका है, हम्म। वह अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो धीरे धीरे आखिर में लोग बहुत लंबे समय तक किसी भी रीजन के लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। और यही वजह है कि धीरे धीरे वहां बलूचिस्तान के लोगों को समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ में रहने में कोई खास फायदा नहीं है। हम्म। दूसरी बात यह है कि जो बलूचिस्तान की अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उनके कल्चर वगैरह सब थोड़ा सा डिफरेंट है, और वो थोड़ा एक डिफरेंट हिस्ट्री भी शेयर करता है। हम्म। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो एक डेमोक्रेटिक तरीके से पाकिस्तान के जो हुकूमत है, उसको उसे रेस्पेक्ट करना चाहिए और पूछना चाहिए। जो खासकर कम से कम जो बंदियों को जो कोर्ट के सामने पेश करने का, या जो एक पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में एक जो मिनिमम जो जरूरत है, वह तक वहां पे नहीं, उसका भी अनुसरण नहीं होता है रोहित साहब। हम्म। तो एक बहुत बड़े पैमाने पे अनरेस्ट तो है ही वहां पे, हम्म। जिसको पाकिस्तानी हुकूमत अगर नहीं समझती है तो हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो गए रोहित साहब। ठीक है, मैं आपके पास लौटता हूं। मेजर मोहम्मद अली शाह, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो क्या ये जंग इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि पाकिस्तान ने इसे अपनी नाक की लड़ाई बना लिया है? जो बलोच हैं वो तो अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारी पहचान है बलूचिस्तान और हमारी पहचान पाकिस्तान नहीं है, तो वो तो अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्या जनरल मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने इसे अपनी नाक की लड़ाई बना लिया है? अब बिल्कुल आप रोहित भाई 100% ये बात सही है कि ये पाकिस्तान ने इसको अपनी नाक की लड़ाई बना दिया है, पर्सनली ले लिया है और ईगो पे ले लिया है। अगर वो चाहते, क्या वो बलूचिस्तान के साथ मेज पर आकर ये सिलसिला, ये मामला, ये पेचीदा मामला सुलझाया नहीं जा सकता था क्या आराम से, अगर ये मेज पे बैठते तो? लेकिन ना बात करने को तैयार हैं, ना सुलझाने को तैयार हैं। बलूचिस्तान इन पे भारी पड़ेगा, अपनी खबर पाकिस्तान खुद खोदेगा। हम्म। आपको याद होगा जाफर एक्सप्रेस को जिस तरीके से बलूचिस्तान बीएलए ने हाईजैक किया था। बलूचिस्तान ने तो अपने आप को इंडिपेंडेंट, ऑपरेशन सिंदूर के लगभग की बात के आसपास की बात है, बलूचिस्तान ने तो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। ये कहा था कि हम आजाद मुल्क हैं, हमें हिंदुस्तान न्योता दें कि हम आए और अपनी एम्बेसी वहां पे सेटअप करें। तो पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ही नहीं सुलझाना चाह रहा, वहां की सरकार ही सुलझाना नहीं चाह रही। वो जिस तरीके का सौतीला व्यवहार बलूचिस्तान के साथ करते हैं, वो जिस तरीके से वहां पे लोग नाखुश हैं, जिस तरीके से वहां पे प्रोटेस्ट हो रही हैं, हमें पीने का पानी भी सुनने में आया है कि पीने का पानी भी, मतलब मैं शर्म आ रही है मेरे को बोलते हुए। तो जिस तरीके का, जिस क्वालिटी की लाइफ वहां पे लोग जी रहे हैं, ये पाकिस्तान की सरकार खुद इसमें जिम्मेदार है और पाकिस्तान की सरकार खुद अपना इसमें कब्र खुद खोदेगी रोहित भाई। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूँगा तेजावत जी कि इस समस्या का हल क्या है? क्योंकि आप ये देखिए कि मतलब क्या पाकिस्तानी फौज को ये समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि अब तक हमने देखा है कि जितना भी बड़ा नुकसान हुआ है वो पाकिस्तानी फौज का हुआ है। आप अटैक्स उठाकर देख लीजिए, अभी पिछले 6 महीने का जो डेटा जून तक का जारी किया गया है, इस 6 महीने में 677 पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं बीएलए के अटैक्स में। यानी कि इस चीज को पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि उस टेरेन में वो बीएलए का मुकाबला कर ही नहीं सकते हैं। रोहित साहब, बात एकदम सीधी सी है, बहुत मुश्किल नहीं है समझने में। क्योंकि अंग्रेजों पे जो यहाँ की आवाम जब उन पे हमला कर रही थी, या उनको जब गोलियों से भून रही थी भारत की आवाम, तो वो इसलिए था क्योंकि शोषण इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वह बर्दाश्त के बाहर हो गया था। तब भारत के लोगों ने और इस उपनिवेश जो उपनिवेश के लोगों ने एक अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाई। ठीक वैसा का वैसा मामला है। दरअसल ऐसा नहीं है कि आंतरिक उपनिवेशीकरण नहीं होता है, आंतरिक उपनिवेशीकरण भी होता है। एक देश के भीतर ही अलग अलग हिस्सों को एक उपनिवेश की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और उसका जो सारा फायदा है, जो उसका शोषण होता है और रिसोर्सेज, और जो उससे जो पैसा जो चुराया जाता है उनकी मेहनत का, और जो उनके अपनी हक का, उसका इस्तेमाल दरअसल बड़े लोग जो है वो अपनी लग्जरी के लिए करते हैं, और लग्जरी में भी बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है। तो बलूचिस्तान का जो है स्ट्रगल है, वो पूरी तरीके से उसी तरीके से है। अगर आप देखेंगे बहुत सारे
राइटर्स या खासकर अगर आप लिटरेचर में देखेंगे तो लिटरेचर पे भी झूठ नहीं बोलता है। लिटरेचर के लिए बोलते हैं कि इतिहास केवल तारीखों के अलावा सब कुछ झूठ बताता है, जबकि साहित्य तारीखों के अलावा सब कुछ सच बताता है। तो तब भी आप देखेंगे कि बलूचिस्तान का जो वहाँ के लिटरेचर में जो जिक्र है वो कोई बहुत ज्यादा उन्नत रीजन की तरह नहीं है। तो सारा प्रोग्रेस अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में करेंगे तो इसके दुष्परिणाम तो होंगे ही। अगर वहाँ आपके विकास की वहां तक नहीं पहुंच पा रही है तो धीरे धीरे लोग शिक्षित तो हो रहे हैं, वो अपने हकों के बारे में जान तो रहे हैं। तो जब तक वो नहीं करेंगे, दूसरी बात ये कि क्या वर्तमान जो शासन तंत्र है क्या वह इस चीज को समझेगा? तो इसका उत्तर है कि बिल्कुल नहीं समझेगा। कारण है कि हर एक शासन तंत्र का अपना एक चरित्र होता है। जैसे कि सामंतवाद बिना जातिवाद और धर्म के नहीं टिक सकता है, क्योंकि ये उसका मूल प्रकृति होती है। जैसे ही जो अभी का जो खासकर जो इस साउथ एशिया में प्रजातंत्र जिस तरीके से काम कर रहा है, उसकी ये मतलब कैरेक्टर है कि वो उन सब चीजों को तब तक नहीं समझेगा जब तक कि एक कोई नया तंत्र वहां पे खड़ा नहीं किया जाता है। रोहित साहब, लेकिन मेजर शाह, नया तंत्र खड़ा वहां पर होगा कैसे, क्योंकि वहां तो एक ही तंत्र चलता है और वो है सेना तंत्र। रोहित भाई, बिल्कुल वहां पे आपने सही फरमाया। पाकिस्तान के अंदर एक ही तंत्र खड़ा होता है, वो कि जिसने टकराव लिया, जैसे कि इमरान खान ने हेड ऑन लिया पाकिस्तान की मिलिट्री को। उन्होंने, आप देख रहे हैं आज की तारीख में इमरान खान का हश्र किया है। पाकिस्तान की मिलिट्री अगर वो नहीं समझेगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान की बर्बादी हो रही है, वहां के लोग सड़कों पे आए हैं पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ विरोध करते हुए, और ज्यादा अगर तरीके से उनको सड़कों पे उतरना चाहिए। उनके हक की बात है, उनके लिए, उनके हित की बात है, उनके लिए ही बात करनी चाहिए। लेकिन जैसे कि मेरे को पैनल साहब ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि जब तक अगला तंत्र नहीं आएगा, और अगला तंत्र क्या होगा, यूएस से एक डेलीगेशन आता है पाकिस्तान, वो रावलपिंडी आता है। वहां पर रावलपिंडी में उनके जनरलों को मिलता है, इस्लामाबाद जाता भी नहीं है। वहां के वजीर आजम को फोन तक नहीं करते हैं, पूछते भी नहीं है। भाई आपको एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो घर पे कोई आया है मेहमान जी, वो किसी को मिले, अलग कमरे से कोई निकल कर आया, जो मेन कमरा है उसको पूछे भी ना, रिगार्ड्स भी ना दे, कितनी बदतमीजी की बात होती है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री का ये जो हाल आज की तारीख में पाकिस्तान के है ना, वो पाकिस्तान की मिलिट्री की वजह से है। वो ही डुबा रही है, और पाकिस्तान की लीडरशिप ही डुबा रही है। उनके जो जो जनता है, आवाम है, उनको तो कोई कसूर है ही नहीं। और ये बीएलए जो है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री को मुंह तोड़ जवाब देगी पाकिस्तान की मिलिट्री को। ये बीएलए जो है वो अपने इंडिपेंडेंस, उनको पूरा हक बनता है भाई, उनको पूरा हक बनता है अपने लिए इंडिपेंडेंस के लिए अपना सवाल उठाना, लड़ना। फ्रीडम फाइटर मानेंगे इन लोगों को, दे दे वो। तो पाकिस्तान की मिलिट्री बल्कि आतंकियों की मिलिट्री है। पाकिस्तान की मिलिट्री को मैं आतंकियों से कम नहीं मानता हूं। तो ये बात जब तक पाकिस्तानी खुद नहीं समझेंगे ना इस बात को कि उनके डाउनफॉल की वजह पाकिस्तान की मिलिट्री खुद है, और पाकिस्तानी मिलिट्री को एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और एक बदलाव के लिए काम करना चाहिए जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो, अपनी कुर्सी गर्म करने के लिए ना हो केवल, तभी जाके पाकिस्तान के अंदर बदलाव आ सकता है। लेकिन नहीं तो फिर वैसे के वैसे ही रहेंगे, ये कुत्ते की दुम कभी सीधी होगी ही नहीं। लेकिन चेंजेस होना तो बड़ा मुश्किल है वहां पर पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में अनरेस्ट बढ़ रहा है और कहीं भी तेजावत साहब ऐसा नहीं दिख रहा है कि चीजें टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड जा रही हूं। मैं सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खैबर पख्तूनख्वा की भी बात कर रहा हूं। खैबर पख्तूनख्वा भी बड़ा अनरेस्ट का सामना वहां पर कर रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में खैबर में अनरेस्ट और बढ़ेगा, क्योंकि इमरान खान जेल से एक अलग मोर्चा खोले हुए हैं पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ, और खैबर में इमरान का कितना प्रभाव है ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो वो अनरेस्ट कम होने की बजाय फिर चाहे वो बलूचिस्तान का हो, खैबर का हो, या फिर पंजाब को छोड़कर बाकी प्रांतों का हो, उन जगह अनरेस्ट तो हम बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं, एस्केलेशन है वहां पर, कम तो हो नहीं रहा है। रोहित साहब, दिखने में ऊपर से ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है या बदलाव की संभावनाएं बहुत मुश्किल है, पर दरअसल ऐसा होता नहीं है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हमें काफी लंबे समय तक ऐसा लगता है कि ये पानी गर्म नहीं हो रहा है,
फिर एक बुलबुला उठता है और फिर अचानक से पूरा पानी खोलने लगता है। जहां जहां अनरेस्ट है वहां पे भी ऐसी ही हालत है। क्या किसी ने सोचा था कि शेख हसीना को बांग्लादेश से निकलने पे मजबूर होना पड़ेगा? क्या किसी ने सोचा था कि श्रीलंका में पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तित हो जाएगा और राष्ट्रपति भवन में लोग घुस आएंगे? और भारत के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो खासकर किसानों के इतने बड़े आंदोलन की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। हालांकि इन सारे ही चीजों के साथ साथ उनके पास कोई विजन नहीं है। विजन नहीं होने के कारण वो जो उनका जो भी हुआ या उन्होंने जो सत्ता पे जो कब्जा किया थोड़े समय के लिए, वो एक डायरेक्शन नहीं ले पाया। तो यह तो है, पर ऐसा नहीं है कि हम ये सोचें कि बिल्कुल ही इसमें कुछ संभावना नहीं है या पाकिस्तानी आर्मी इतनी मजबूत है। क्योंकि जब आर्मी के लोग जो कि खुद भी बहुत सारा जो साझा शोषण शेयर कर रहे हैं आपस में, क्योंकि शोषण तो वहां के आर्मी के लोगों का भी हो रहा है, सोल्जर्स का भी हो रहा है, तो कब वो अनरेस्ट बहुत बड़े तूफान में बदल जाए कोई कुछ कह नहीं सकता है। और इमरान खान साहब की जहां तक बात है, आपने जिक्र किया है, तो उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी कही थी जो कि लग रहा था कि ये काफी क्रांतिकारी है, जिसको वहां के लोगों ने एक्सेप्ट भी किया। खासकर भारत के संदर्भ में उन्होंने काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए थे, खासकर भारत विभाजन के संदर्भ में, तो वहां के लोगों ने इसका काफी स्वागत किया। पर तंत्र ऐसा था कि वापस में आखिर में उनको अपना काम वैसे ही करना पड़ा। अगर उनको वहां से पैसा लेना है, उनको वहां के अगर सत्ता में आना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो उन्हीं चीजों का अनुसरण करना पड़ेगा। और आमतौर पे सारे ही लीडर्स को वो आसान लगता है, क्योंकि तंत्र के खिलाफ, हवा और पानी के बहाव के खिलाफ जाकर लड़ना एक बहुत बड़ी कीमत होती है, और वही महान आदमी पैदा करती है। और हर एक आदमी महान नहीं हो सकता है। तो जहां तक पाकिस्तान की तंत्र, खासकर आपने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अनरेस्ट है, उधर बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, सिंध के लोग भी कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वहां का एक खास जो तबका है जिसको फायदा मिल रहा है, जो कि खासकर पॉलिटिक्स में है या व्यापार में है, वो लोग खुश हैं। तो केवल आप कुछ शहरों तक अगर आप अमीरी बना के रखेंगे, तो किसी दिन पूरा पाकिस्तान उबल जाए और वो वहां की सरकार की नीतियों के खिलाफ उठ खड़ा हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की जो सैनिक हुकूमत है, उसने बहुत नुकसान किया है, इतनी लड़ाइयां लड़ी है, और लड़ाई के नाम पे जो हथियार खरीदते हैं वो सारा का सारा पैसा उन्होंने विदेशों में भेजा है। इससे सबसे ज्यादा पाकिस्तान की इन खराब नीतियों का फायदा अमेरिका और यूरोप को, या जहां से उन्होंने हथियार खरीदे हैं, और यह सब हुआ है। तो यह सब चीजें जब तक नहीं समझेंगे वहां के हुक्मरान, वहां की अवाम, तो थोड़ा बहुत जो समझ रही है उसको, अगर वह बड़े पैमाने पे आंदोलन में तब्दील नहीं होता है, तब तक यह अनरेस्ट बना रहेगा और यह सिलसिला चलता रहेगा। रोहित साहब। अच्छा, मेजर शाह, ये अनरेस्ट तो है, ठीक है, अनरेस्ट हो रहा है, छोटे छोटे अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन ये जो अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, बड़े अटैक्स भी करते हैं, 29 लोग जैसे अभी मारे हैं, इससे पहले ट्रेन को भी उन्होंने हाईजैक किया था, लेकिन क्या इन अटैक्स के जरिए और इन मिशंस के जरिए जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं बलूचिस्तान वाले, जो चीज़ हासिल करना चाहता है बीएलए, यानी कि अपनी आज़ादी, क्या इन अटैक्स से वो पॉसिबल हो पाएगा, या फिर किसी बड़ी मदद की जरूरत उनको पड़ेगी और बड़ी मदद के बिना ये पॉसिबिलिटी आपको नहीं दिखती है? देखिए, बीएलए जो है अपना अपना मकसद हासिल करना चाहता है कि इनको चाहिए पाकिस्तान से आजादी। पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि जो बददिमागी नहीं है, अपनी कब्र वो बिल्कुल डिटर्मिन्ड है कि मैं खो दूंगा, अपने दुश्मनों से दुश्मनी और मोल लूंगा, मैं अपने लिए मुसीबत और पैदा करूंगा। तो पाकिस्तान ये कर रहा है। अब बलूचिस्तान को हक है, अगर वो हटना चाहता है पाकिस्तान से, बिल्कुल, क्यों ना हटे हो। तो इसमें ये है, बलूचिस्तान के पास क्या, अब ये सवाल ये पैदा होगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री को टकराव देने में क्या बलूचिस्तान में वो दमखम होगा। मुझे लगता है होगा। मुझे लगता है पाकिस्तान की मिलिट्री, अगर हम देखें, लोग सोचते हैं बड़ी प्रोफेशनल मिलिट्री है, बड़े ये है, कोई प्रोफेशनल नहीं है। ये भी कोई आतंकी से कम नहीं है। ये भी बस दहशत फैलाते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हमने देख लिया, जब हमने इनके आतंकी टारगेट पे हमला किया, तो पाकिस्तान की मिलिट्री खुद वर्दी में, शर्म की बात है, वर्दी में आतंकियों के जनाजे पे कंधा देने को, फातिहा पढ़ने के लिए, दफनाने के लिए आई। तो बलूचिस्तान जो है, अगर वो पाकिस्तान की मिलिट्री से लड़ा है, बलूचिस्तान के पास वो दमखम होगा, बीएलए के पास वो दमखम होगा। और पाकिस्तान की मिलिट्री जो, जैसे कि कभी ट्रेन को हाईजैक कर दिया, कभी
फिर लोग मार दिए, फिर वहां पे लोग, पाकिस्तान के लोग बोलेंगे कि भाई टेरर हमला हो गया, मिलिटेंट हमला हो गया। ये अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को चाहिए था, उनकी सरकार को, चाहे चाहे सरकार हो चाहे मिलिट्री हो, कि चलो एक बार हम भी, मिलिट्री वाइज हम भी, जब नॉर्थ ईस्ट में हम लोग ऑपरेशन कर रहे थे मणिपुर नागालैंड में, हमने भी बातें करी हैं, हम मेज पे आए हैं इंसर्जेंट से। तो जी। पाकिस्तान की मिलिट्री ना ही इनसे बात करेगी, ना ही इनके करीब आने देगी। तो बेसिकली क्या है, और ये दमखम दिखाएंगे अपना, फिर ठीक। ये, और इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान तो होगा पाकिस्तान की मिलिट्री का, हम्म। चाहे वो उसके बाद ऑपरेशन करके इंसर्जेंट्स जिनको वो ये क्या खिलाते हैं, अगर चाहे ये ऑपरेशन करके बलूचिस्तान बीएलए को कितने भी मार दे, मगर इनकी भी नुकसान ठीक। इनका भी होगा ना हम्म। अल्टीमेटली। तो ये चाहे पाकिस्तान की मिलिट्री ऑपरेशन चलाए बीएलए के ऊपर, उनके कैंप्स के ऊपर मिशन चलाए, ऑपरेशन करे, रेड करे, नुकसान तो पाकिस्तान की मिलिट्री को भी होएगा। बिल्कुल तो हो रहा है, वो तो हो रहा है, वो दिख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी पर बलोच लड़ाकों के हमले में पाक आर्मी के एक मेजर समेत 29 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। ये हमले आवारान, क्वेटा और कलात जिलों में किए गए थे। जानकारी के मुताबिक ये हमले सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर किए गए। इन हमलों में बलूच लिबरेशन आर्मी का नाम सामने आ रहा है कि बीएलए ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती है तब तक हम पाकिस्तानी फौजियों को ऐसे ही मारते रहेंगे। फतेह स्क्वाड और जिराब का खूनी खेल। क्वेटा और कलात में 29 पाकिस्तानी सैनिक ढेर। बीएलए बीएलएफ मुनीर की सेना को मौत बांट रही है। चुन चुन कर मार रहे बलोच अब इस्लामाबाद करेंगे कूच। जी हां, बीएलए बीएलएफ ने बलूचिस्तान में बाहर से आने वालों के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिससे बचकर किसी भी पाकिस्तानी का निकल पाना नामुमकिन है। खासतौर पर पाकिस्तानी फौज के लिए तो अभेद्य युद्ध नीति अपनाई जा रही है ताकि फील्ड मार्शल मुनीर तक यह मैसेज पहुंचाया जा सके कि बलूचिस्तान में घुसने की सोचना भी मत। खैर, बलोचों के ताजा हमले की बात करें तो पहला हमला बीएलए ने कराची क्वेटा रोड पर आईईडी हमले के जरिए किया जिसमें 27 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। दूसरा हमला कलात के हजारगांजी में आईईडी विस्फोट के जरिए किया गया जिसमें 2 सैनिक मारे गए। तीसरा हमला एक यात्री बस पर हुआ। फायरिंग में 3 लोग मारे गए जिसमें 2 कव्वाली गायक भी थे। बताया गया कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के फतेह स्क्वाड ने क्वेटा कराची रोड पर सैन्य बस पर आईईडी और स्नाइपर से हमला किया जिसमें 27 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बलोच लड़ाकों को उनकी खुफिया एजेंसी जिराब के जरिए जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसके अलावा बलूच लिबरेशन आर्मी ने क्वेटा के हजारगंजी इलाके में रिमोट कंट्रोल से आईईडी से हमला कर पाकिस्तानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया जिसमें 2 सैन्यकर्मी मौके पर ही मारे गए और 7 घायल हो गए। इसके अलावा यात्री बस पर भी हमला हुआ। फायरिंग में 3 लोग मारे गए जिसमें 2 कव्वाली गायक भी थे। उसके यात्री रो रो कर कह रहे थे, हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या कसूर था भाई, हम तो अवाल लोग हैं, फनकार लोग हैं, हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली है? हमारे 3 भाई मेरे सवार हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए हैं, हमारी बस, हमारा सामान सब तबाह बर्बाद हो गया। हमें किस बात की सजा दी गई है तो बता दें आप। कराची से हम कोयटा जा रहे थे, अचानक हमारे ऊपर जो है ना हमला हुआ, चारों तरफ से फायरिंग हुई, हमारे 3 जो है बंदे शहीद हो गए जिसमें बाकी कुछ जख्मी भी हैं। हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। हालांकि बलोच लड़ाकों की ओर से कहा गया है कि बस के कव्वाल कलाकार निशाने पर नहीं थे। बलोच लड़ाकों ने स्पष्ट किया कि किसी भी नुकसान से बचने के लिए पाक सेना से दूरी बनाए रखनी होगी। इसके अलावा बीएलए ने भी बताया कि उसके लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर हमले किए। 16 जुलाई को आवारन जिले के झाऊ में हमला किया गया। घात लगाकर किए इस अटैक में पाकिस्तानी सेना के एक मेजर समेत 10 जवान मारे गए। जीएन बलूच, जो बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होता है पाकिस्तान को कीमत चुकानी होगी। बलूच लिबरेशन आर्मी इन हमलों की जिम्मेदारी लेती है। हम एक बार फिर बलूच लोगों से अपील करते हैं कि वो कब्जाकारी पाक सेना से दूरी बनाए रखें ताकि किसी को नुकसान न हो। हम अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हैं कि जब तक हमारी मातृभूमि पर कब्जा जारी रहेगा हम अपना प्रतिशोध जारी रखेंगे और दुश्मन को उसके हर अपराध के लिए हर मोड़ पर जवाबदेह ठहराएंगे, मौत की सजा देंगे।
यानी बलूचिस्तान ने ठाना है कि पाकिस्तानी फौज को भगाना है, एक नया स्वतंत्र देश बनाना है। सवाल है, क्या पाकिस्तान वाकई टूट जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।